यार अगर 112 आ गया, इससे ही मतलब नहीं केवल है कि 14 8 112 होता है। बस आपको 112 के तीनों गुणनखंड याद होने चाहिए। 112 के तीनों गुणनखंड याद होने चाहिए कि 14 8 112 होता है, 28 चौकू 112 होता है और 16 7 112 होता है। यदि 192 लिखा है तो आपको पता ही होना चाहिए कि 24 8 192 होता है या 48 चक्कू 192 होता है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कहीं आ गया 161 आ गया, उसे गुणनखंड आ गया। अब 161 तुम पहाड़ा पढ़ रहे हो कि 161 किसमें, बस पता होना चाहिए कि 23 के पहाड़े में 23 सत्ते 161 होते ही हैं। बस इसके खंड पता होना चाहिए। अब जब देखिए कितना सरल बन गया, अब क्या है 8 सत्ते 56 चला गया, 7 चौक 28 00, ये आंसर आ गया। मतलब कितना ईजी हो गया। इस प्रकार से ये कैप्सूल्स हैं छोटे छोटे, इस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये कोई नहीं बताता होगा। डायरेक्ट दर यदि आपको पता नहीं है तो आपको समय लगेगा। तभी कहते हैं कि डायरेक्ट आपको दर याद होनी चाहिए। 30% की 2 साल के लिए 30% की कितनी होती है, 69% होती है। अब बस 10,000 रुपये का आपको केवल 69% निकालना है। ये होती है तो प्रतिशत जाएगा, 2 जीरो जाएंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 6900। कितना सरल है बताओ, कुछ करना पड़ेगा, बस आपको दर याद होनी चाहिए। दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस, मैथ्स रीजनिंग। देखिए मैथ रीजनिंग स्पीड कैप्सूल, मैं इस कैप्सूल इसलिए इसकी हेडिंग लिखा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट जो है आपको कैप्सूल की तरह लेना है। यदि आपने ये इतनी चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये चीज़ें हैं ऐसे मान के चलो आपकी कैलकुलेशन के 101% जो आपकी कैलकुलेशन है 101% बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरीके से मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, देखिए जो मैंने लिखा है, पहली बात तो ये है कि ये याद करने पड़ेंगे आपको, और कुछ नहीं है। ये टेबल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। 21 से 25 तक आपको जितनी तक यानी कि 30 तक तो मिनिमम याद होनी है, 25 तक तो याद होनी पड़ेगी। उसके बाद ये स्क्वायर लिखे हैं। इसी प्रकार से आपको क्यूब्स भी लगभग 25 तक याद करने पड़ेंगे। इसमें बोर्ड में जगह नहीं थी इसीलिए मैंने स्क्वायर तक लिखा है। लेकिन ये किस तरीके से आपकी रीजनिंग में पहुँच होती है, किस तरीके से आप रीजनिंग में मैथ्स में मतलब अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं एक पूरा आइडिया आपको देने वाला हूँ। जैसे कि मान लो 225 आ गया, आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें 225 आ गया। अब इससे अगर फैक्टर आपको करने हैं तो बस आपको फैक्टर याद ही होने चाहिए। 225 अगर आ गया तो 25 नियमा 225 होते हैं, ठीक है। 25 नियमा 225 होते हैं, 45 पंचे 225 होते हैं और 75 तियाँ 225 होते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। 225 आ गया तो आपको बस पता ही होना चाहिए 75 तियाँ होते हैं। या 225 ना आगे कोई कैलकुलेशन आ गई 75 तियाँ, तो अब आप गुणा करने का टाइम नहीं है कि आप गुणा दो 5 15 कि 5 हाथ से लगाए 3 7 21 और 22, ये इतना टाइम नहीं है। बस वहीं पे आप थोड़ी मार खा जाते हो। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि जो 225 के गुणनखंड होते हैं, 25 नेमा होता है, 45 पंचे होते हैं और 75 तियाँ होता है, वो 225 होता है। इसी तरह आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। ये कैप्सूल है, इसीलिए मैंने कैप्सूल इसकी हेडिंग रखी है क्योंकि ये छोटे छोटे कैप्सूल आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो 112 आ गया तो आप कभी कभी इतना प्रेशर होता है आपको गुणा करना ही पड़ता है कि 14 8 112 नहीं, 7 16 7 112 या 28 चक्कू 112, मतलब थोड़ा वहाँ पे लग जाता है। तो बस यार अगर 112 आ गया, इससे ही मतलब नहीं केवल है कि 14 8 112 होता है। बस आपको 112 के तीनों गुणनखंड याद होने चाहिए। 112 के तीनों गुणनखंड याद होना चाहिए कि 14 8 112 होता है, 28 चौकू 112 होता है और 16 7 112 होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में 112 आ गया तो बस आपको उसके खंड पता होना चाहिए। ये कैप्सूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। मान लो जब एक चक्रवृद्धि ब्याज में आप फंसते हो, कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है, इसमें आप फंसते हो, तो इसके लिए मैं ये इतनी खाली याद आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है मात्र 20 से 25 सेकंड में आप उड़ा दोगे उसे। किस तरीके से उड़ाओगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब वीडियो आपको शुरू से हम बताते हैं किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले ये मैथ रीजनिंग स्पीड कैप्सूल है, ये आपने जान ही लिया। ये वीडियो का नाम है। वीडियो पूरी देखना प्लीज़। वीडियो पूरी अगर देख गए तो यकीन मानिएगा आपका स्कोर स्पीड सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है, जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया है, मेरी शिफ्ट में पुलिस में 27 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे जिसमें मेरे 26 सही थे। एक क्वेश्चन टाइम की वजह से नहीं हो पाया था। तो मैथ इसीलिए मैं UPSI का मॉक टेस्ट देता हूँ, उसमें भी लगभग मेरे 35 प्लस ही रहते हैं 40 में से, ये स्कोर रहता है मेरा। तो किस तरीके से बहुत उसमें स्पीड का खेल है दोस्त, स्पीड का खेल। बस ये स्पीड के लिए लाया हूँ। ये स्पीड कैप्सूल है, ना कि ये गणित है। चाहे ये रीजनिंग में अप्लाई होगी, रीजनिंग में भी अप्लाई होगी और मैथ्स में, सब में ये अप्लाई होगी। देखिए तो टेबल, पहले तो आपको टेबल याद करनी है। यदि किसी में 126 आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि 126 क्या होता है। आपको फैक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट 21 छंगा 126 होता है डायरेक्ट। इस तरह से मान लो 192 आ गया, 192 तो आप काट के दे 192 है, 4 से आ रहा, 4 से भाग दे रहे, नहीं, आपको याद होना ही चाहिए 24 8 192 होता ही होता है। इसके और भी खंड बने, उन्हें भी बना लेना आप।
ये छोटे छोटे कैप्सूल लेने की आप कोशिश करेंगे। पहाड़े आपको इस तरीके से नहीं पहाड़े याद होना चाहिए कि कोई भी मान लो कहीं भी आप अटक गए किसी क्वेश्चन में, मतलब गुणा भाग करने को आ गया तो आप पहाड़े पढ़ रहे 24 एकम 24 24 48 24 या 72 इस तरीके से पहाड़े पढ़ रहे नहीं। आपको डायरेक्ट अगर अट्ठे आ गया तो बस 192 मालूम ही होना चाहिए। यदि 192 लिखा है तो आपको पता ही होना चाहिए कि 24 अट्ठे 192 होता है या 48 चक्कू 192 होता है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल याद करेंगे। इसी प्रकार मान लो 23 का पढ़ा आ गया, अब कहीं आ गया 161 आ गया, उसे गुणनखंड आ गया। अब 161 तुम पहाड़ा पढ़ रहे हो कि 161 किसमें, बस पता होना चाहिए कि 23 के पहाड़े में 23 सत्ते 161 होते ही हैं। बस इसके खंड पता होना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत हो पाएगी। उसके बाद चलते हैं मान लो 25। इस तरीके से आप पहाड़ा याद कर लेंगे। मैंने ये देखिए 29 तक पहाड़े इस तरीके से मतलब लिख रखे हैं अपने टेबल पर। ये मेरा जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ ये मेरा वो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मेरे जो पहाड़े वगैरह जो हम मतलब टेबल से याद करते हैं वो इसमें लिखे रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये आ गया 168 तो आपको 168 के फैक्टर पता होना चाहिए। 168 आ गया है तो 128 छंगा 168 जाएंगे और 168 किस में आता है, और 21 अट्ठे भी 168 होता है, ध्यान रखो 21 अट्ठे भी 168 होता है। और इसमें देखिए 24 सत्ते भी 168 होता है। तो 168 के आपको खंड याद होना चाहिए। 24 सत्ते 168 मिल जाएगा आपको, 21 अट्ठे 168 मिल जाएगा आपको, और 28 छंगा 168 मिल जाएगा। तो ये बस पता होना चाहिए 168 आ गया, उनके खंड पता होना चाहिए। पहाड़े तो याद होने ही चाहिए कि इन टेबल में आता है, तभी आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो पाएगी। उसके बाद स्कोर चलते हैं। आपको स्कोर देखिए मैंने 31 से क्यों लिखा है, आपको शुरुआत से स्कोर याद करने हैं। मुझे तो लगभग 50 तक याद है, ठीक है। मान लो तो इसीलिए मैंने 31 से लिखा है। आपको इससे अगर याद ना हो तो इससे पहले के स्कोर आप याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। और निकालने का टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो 1369 आ गया, कोई भी रीजनिंग का सवाल हुआ या कोई भी आ गया उसमें मान लो 1369 आ गया, तो आपको पता होना चाहिए 37 का वर्ग है, या आपको पता होना चाहिए इसमें 37 छुपा है 1369 में, तभी आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। आप ये मान के चलिए। एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं रीजनिंग के, देखिए मैंने स्कोर से लगा, ये रीजनिंग का सवाल है। मान लो रीजनिंग के एग्जाम्पल्स मैंने ये रखा, क्या लिखा है, कौन सा अलग है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलग है, ये आपको दिए रखे हैं। तो बस वहाँ पे भले ही ये सरल हो, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में या आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो तो वहाँ पे दिमाग कम काम करता है। दिमाग काम जब ही करेगा जब आपको स्क्वायर याद होंगे। स्क्वायर ये पूरी तरीके से, ये देखो स्क्वायर ही लिखा है इसमें क्या लिखा है 31। देखिए स्क्वायर कौन सा लिखा है वो भी मैं लिख के लाया हूँ। मैंने क्या किया है, इसमें 31 का स्क्वायर लिखा है 961, बस इसमें मैंने 5 जोड़ा है। 31 के स्क्वायर में मैंने 5 जोड़ा है, आ गया कितना 966। उसके बाद 32 का स्क्वायर 1025 होता है, इसमें भी मैंने 5 जोड़ के लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 33 का स्क्वायर होता है 1089, उसमें भी मैंने 5 जोड़ के 1094 लिखा है। लेकिन आप जब देखेंगे 34 का स्क्वायर होता है 1156, और मैंने 1156 ऐसे ही उतार के रख दिया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बस यहीं पे आप मार्क खा जाते हो, ये सबसे सरल चीज़ होती है। यदि आपको स्कोर याद है, जब आपको स्कोर इस तरीके से याद होगा तो बहुत ही जल्दी आप टिक के पास पहुंच जाएंगे। टिक लगाने के मतलब बहुत ही सरल होता है। देखो ना, बस खाली आपको भ्रमित किया है, क्वेश्चन दे दिया रीजनिंग का, अब यही टफ बन गया। क्या है इसमें, बस आपको स्क्वायर, मैंने कहा स्क्वायर याद होने ही चाहिए। जब इस तरीके से आपको याद होंगे तो रीजनिंग के बहुत से सवाल अपने ही आप हो जाते हैं। मान लो हम एक और सवाल आपको देते हैं रीजनिंग का ही, मान लो यहाँ से उसने दे दिया। देखिए क्यूब्स मैंने लिखे नहीं है, क्यूब्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्यूब्स भी याद कर लेना, और इसी प्रकार से उसमें प्लस माइनस करके दे जाता है क्यूब्स वगैरह जो भी होते हैं, और सवाल आ जाता है डायरेक्ट। मान लो यहीं से ले लो, कोई भी ले लो, ये 4 उठा लो यहाँ से। अब मान लो इसका वर्ग दे दिया आपको, तो इसमें 9 घटा दिया, ठीक है। इसका वर्ग दे दिया, इसमें भी 9 घटा दिया, इसका वर्ग दे दिया, इसमें भी 9 घटा दिया। इसका वर्ग देगा 9 नहीं घटाएगा, तो आपको वही पहचानना है कि बस उनमें 9 घटा हुआ है, इनमें 9 घटा नहीं है, बस वही आंसर हो जाएगा। अब ये कहोगे कि क्लिक कैसे दिमाग में करेगा, क्लिक जब ही करेगा जब आपकी मोर देन प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली आप मॉक लगाएंगे, यकीन मानिए आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये कैप्सूल्स हैं, इसीलिए मैंने ये मतलब टॉपिक का नाम ही कैप्सूल रखा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आपकी प्रतिशत याद करनी है। परसेंटेज में एक चैप्टर पढ़ा होगा 1/2 पता होना चाहिए 50%, 1/3 33 से 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20%। इस तरीके से आपको प्रतिशत याद होने चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत हैं, मैं थोड़े ही लाया हूँ बस एग्जाम्पल की तरह, आपको सारे याद करने हैं। 16 से 2/3% आ गया, पता होना चाहिए 1/6 होता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और चुटकियों में किस तरीके से सवाल उठते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मतलब इसके जब आपको पता होना चाहिए 83 से ही 1/3% 5/6 होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 87 से ही 1/2% 7/8 होता है। आपको पता होना चाहिए 57 से 1/7% 4/7 होता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, उसने पूछ दिया 57 सही
1/7% का, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन में गुणा लिख के नहीं आएगा, ऑफ या का लिख के आएगा। तो इसका ये, और फिर 87 से 1/2% का 5600 कितना होगा, यानी कुल मिला के ये क्या पूछ रहा है कि 5600 का इतना प्रतिशत कितना होगा। यदि अब फिर अगर आपको निकालोगे, निकालने में कितना समय लगेगा देखना, 7 की गुणा इसमें करोगे, 7 की गुणा इसमें करोगे, फिर 1 जोड़ोगे, फिर 7 लिखोगे, फिर बटे में 100 लिखोगे, काटापेटी करोगे, बहुत समय लग जाएगा। उस सवाल में है ही नहीं यार, ये कितना लिखा है, ये 4/7 लिखा है, पर अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ईजी से कर सकते हो। ये कितना लिखा है, 87 से 1/2% कितना होता है, ये 7/8 लिखा है, ठीक है। अब ये कितना लिखा है, 5600 लिखा है, ठीक है। अब जब देखिए कितना सरल बन गया, अब क्या है, 8 सत्ते 56 चला गया, 7 चौक 28, 00, ये आंसर आ गया। मतलब कितना ईजी हो गया। इस प्रकार से ये कैप्सूल्स हैं छोटे छोटे, इस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये कोई नहीं बताता होगा, कोई भी टीचर ये नहीं बताता होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या कुछ नहीं, ये फ्रैक्शंस आपको याद है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया, बस इस तरीके से पूछ लेगा, आपको ये लगेगा क्या है ये, इसे सोल्व करोगे, अगर याद नहीं है तो सोल्व करोगे, फिर इसमें गुणा करोगे तो आपको 1 से 2 मिनट आराम से खा जाएगा। अगर ये आपको पता है तो बहुत ज़्यादा 10 सेकंड में आंसर खत्म, ठीक है। इस तरीके से देखो, इसका 2800 आ गया। आगे चलते हैं, आगे आपको देखिए, जब एक चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक है उसमें क्या है, आपको फ्रैक्शंस डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आते ही आते एग्जाम में हैं, जैसे कि मान लो 5%। अब 5% की 2 साल की और 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उनकी दर पूरी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि 5% की 2 साल का दर कितना होगी, ओवरऑल 10.25% होगी, राइट। अभी बताता हूँ ये अप्लाई कैसा होगा। ये कैप्सूल्स हैं और ये कैप्सूल्स अप्लाई किस तरीके से होंगे वो आपको बताते हैं। जैसे मान लो 3 साल की 5% की दर दी है, नहीं 3 साल की दी है, हाँ इकट्ठी दर आपको पता होनी चाहिए कि 5% की 3 वर्ष की ओवरऑल दर क्या होती है, वो होती है 15.7625% होती है, ठीक है। क्वेश्चन से कैसे लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार के आप 10% की याद कर लेंगे, 2 साल की 21% होती है, 3 साल की 33.1% होती है। ये अलग अलग हैं, ये 4 साल की लिखी हुई है 46.41%, सॉरी 46.41%। ये क्या है, ये 4 साल की दर आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 4 साल की दर क्या होती है। अब क्वेश्चन से कैसे आएंगे, मैंने थोड़ा टफ दर ली है, जिस तरीके से आपको देखिए एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है। एग्जाम्पल दिया कि 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है, उसमें जो दर है ब्याज की वो 30% है, ठीक है। समय 2 वर्ष दिया है, 2 सवाल हो गए, 2 वर्ष के लिए भी निकालनी है आपको, 3 वर्ष के लिए भी निकालनी है, यानी कि अलग अलग मैंने समय दिए हैं, ये देखिए। और आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आपको निकालना होगा। अमाउंट अगर आपको निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसमें पैसे में जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, अब देखिए, यदि आपको पता नहीं है डायरेक्ट दर, यदि आपको पता नहीं है तो आपको समय लगेगा। तभी कहते हैं कि डायरेक्ट आपको दर याद होनी चाहिए। 30% की 2 साल के लिए 30% की कितनी होती है, 69% होती है। अब बस 10,000 रुपये का आपको केवल 69% निकालना है, ये होती है। तो प्रतिशत जाएगा, 2 जीरो जाएंगे, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 6900। कितना सरल है बताओ, कुछ करना पड़ेगा, बस आपको दर याद होनी चाहिए। इसी प्रकार का अगर 3 साल की निकालनी है, इसी प्रकार मान लो आपको 3 वर्ष की निकालनी है, तो 3 वर्ष की 10,000 रुपये दिया है, 10,000 रुपये। अब 3 वर्ष की 30% की दर आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, ओवरऑल 119.7% होती है। अब इसका 119.7% निकालेंगे, पॉइंट से 1 जीरो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1190। ये आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको क्या डायरेक्ट निकल आएगी। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप प्रोसेस से जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3/10, यानी कि 10 से क्या करना पड़ेगा 13, फिर 10 से 13, फिर 10 से 13, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इनका अंतर लेंगे, इसको 10,000 रुपये के बराबर रखेंगे, तब जाके कहीं आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। इस तरीके से आपका डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। और आपको यदि मिश्र धन निकालना है तो इसको इसमें जोड़ देंगे, आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। इसी प्रकार के 1 लाख रुपए की राशि दी है, 15% की दर दी है, और आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हैं, अपने आप निकाल सकते हैं। जब 1 लाख का 2 वर्ष के लिए 15% की दर, 15% की दर 2 वर्ष के लिए कितनी है, देखो 15% की दर 2 वर्ष के लिए 32.25% है। तो आप 1 लाख का 32.25% निकाल देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। कितनी ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तुरंत, कितने आसानी तरीके से निकल आएगा, पता नहीं चलेगा आपको, हाल ही में निकल जाएगा। देखिए पॉइंट से 2 जीरो जाएंगे, प्रतिशत से 2 जीरो जाएंगे, ये क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी 32,250 आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इस तरीके से, ठीक है। 50,000 रुपये की राशि दी है, 20% की दर है। मैं इसमें केवल 3 वर्ष की निकाल के बताता हूँ। 3 वर्ष के लिए 20% की दर कितनी है, देखना 20% की दर है 3 वर्ष के लिए
72.08% है। ठीक है, तो 50,000 रुपये का 72.08% निकालना है। तो इससे 2 जीरो जाएंगे, इससे 2 जीरो जाएंगे, 4 जीरो चले गए। ठीक है, तो 7208 गुणा 5 ये क्या आ जाएगा आपका, उसमें गुणा कर देंगे तो आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। प्रोसेस से जाएंगे, आपको समय लगेगा, डायरेक्ट आपको दर याद है तो इस तरीके से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो किस तरीके से मेरा आइडिया आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे कैप्सूल्स आपको याद होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। जब इस तरीके से आपको चीज़ें याद होंगी तो यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत ही जल्दी, आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम कैप्सूल्स करके क्यों रखा है, इसीलिए मैंने किस तरीके से बताया आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल्स याद करनी होगी, आपको स्क्वायर याद करने होंगे, आपको क्यूब्स भी याद करने होंगे। जगह नहीं था, नहीं लिख पाया मैं, कम से कम 25 तक, आपको 20 तक तो क्यूब्स याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया कि ये काम किस तरीके से करते हैं रीजनिंग के सवाल में। इस तरीके से आपको स्कोर दे देगा, 5, 6, 10 जो भी घटा बढ़ा के दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें घटा बढ़ा के नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रतिशत किस तरीके से काम करती है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज की ये आपको कैप्सूल छोटे छोटे हैं, ये आपको फ्रैक्शन से याद करनी पड़ेंगी डायरेक्ट। ठीक है, मान लो ये कोई सवाल आता है इस तरीके से, तो 30% आ गया, 3 साल के लिए आएगा, तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए 119.7% होती है दर। तो जो भी राशि दी होगी उसका 119.7% निकाल देंगे, आंसर आपके तुरंत आ जाएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें मेरी गलती भूल चूक से हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, और कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो वो देख लेना, आप अपने आप से सही कर लेना। वैसे तो सब सही लिखा है मैंने, और इस तरीके से जब आपको पढ़ेंगे तो स्कोर आपका आसमान छुएगा 101%। कोई भी इसमें दिक्कत हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।